नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कुदरत ने जिस कश्मीर को जन्नत की खूबसूरती से नवाजा था, पाकिस्तान वहां दरिंदगी का जहन्नुम बसाने की कोशिश में था। कश्मीर के लोग अपने ही घर में विस्थापितों की जिंदगी बिताने को मजबूर कर दिए गए। 1947-48 की जंग को शुरू हुए 1 साल बीत चुका था, लेकिन इसका अंत अभी भी करीब नजर नहीं आ रहा था। पूंछ की ओर कूच के लिए भारतीय सेना की पूरी ब्रिगेड तैयार थी, पर इस इलाके के चारों तरफ की पहाड़ियों पर पाकिस्तान का कब्जा था। सफल ऑपरेशन के लिए संपूर्ण गोपनीयता जरूरी थी, और इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर तक को कई जानकारियों से महरूम रखा गया। हमें रजौरी से उत्तर की तरफ जाना है सर। लेकिन दुश्मन को ऐसा लगे कि हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम सीधे रास्ते पर ना जाकर ऐसा दिखाएं कि हम सदाबाद की ओर जा रहे हैं, यानी कि उल्टी डायरेक्शन। यस सर। ब्रिगेडियर सिंह जी सर। आपकी टुकड़ी पीर बादल सर पर चढ़ाई करेगी। अगर ये पहाड़ी हमने अपने कब्जे में कर ली तो आगे बढ़ती ट्रूप्स को आसानी होगी। जी सर। पूंछ तक के पूरे रास्ते में भारतीय फौज पाकिस्तानियों को यूं ही छकाती रही, उलझाती रही, और एक के बाद एक कठिन चोटियों पर भारत का कब्जा होता रहा। पूंछ को जोड़ने के प्लान को ऑपरेशन इजी का नाम दिया गया। हालांकि मीलों लंबा रास्ता, खड़ी चढ़ाई, हर तरफ से बरसती गोलियां और हड्डियां गला देने वाली ठंड, ये ऑपरेशन बिल्कुल इजी नहीं था। लेकिन शायद इन पहाड़ों से भी ऊंचे हमारे फौजों के हौसले ऐसी कठिनाइयों को भी इजी यानी आसान मान रहे थे। 8 नवंबर तक हिंदुस्तानी फौज भिंबर गली तक पहुंच चुकी थी। इस ओर से पूंछ तक पहुंचने का ये इकलौता रास्ता था, और सामने सीना ताने खड़ी थी पीर सैयद फजल शाह की पहाड़ी। इस पहाड़ पर पाकिस्तान का कब्जा था, और चप्पे चप्पे पर उनके सैनिक तैनात थे। पहाड़ पर दुश्मनों के बंकरों पर पूरे दिन बमबारी करने के बाद शाम 5 बजे सैनिकों ने चढ़ाई शुरू कर दी। दुश्मन ने पहले ऊपर से गोलियां बरसाईं। जब सैनिक नहीं रुके तो बड़ी बड़ी चट्टानें गिराईं, पर अपनी बंदूकों पर नेरे सजाए जवान आगे बढ़ते रहे। दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ बैठा कि वो उनके ऊपर पहुंचने से पहले ही पीठ दिखाकर भाग गए। भिंबर गली में तो सर हम आगे बढ़ गए, लेकिन झीका गली में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ दुश्मन काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम राइट की ओर से आगे बढ़े तो ये ठीक रहेगा सर। उस तरफ उनकी इतनी तैनाती नहीं है। यस। एक बटालियन दुश्मन को घेरे रखेगा, बाकी की फौज पीछे के रास्ते आगे बढ़ेगी। जी सर। पैराशूट से कुछ डमी एयरड्रॉप्स भी करवाए जाएंगे, ताकि दुश्मन उसी में उलझा रहे और हम आगे बढ़ते रहें। यस सर। पूंछ तक का विजय अभियान ऐसे ही बेहतरीन टैक्टिक्स का नतीजा था। न सिर्फ लड़ाई में दुश्मन को शिकस्त देना, बल्कि सोच में भी। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 20 नवंबर तक पूंछ के चारों तरफ की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया। जो इक्का दुक्का इलाके में वो बचे थे, वहां से भी उन्होंने भाग निकलना ही बेहतर समझा। बस अब नष्ट की गई सड़कों को दोबारा बनाया जा रहा था, ताकि पूंछ पूरी तरह से जुड़ जाए। जो 21 नवंबर 1948 को लिंक अप हुआ, जम्मू पूंछ लिंक अप हुआ, उस वक्त उन्होंने बाज़ाब्ता साथ में एक सड़क का नेटवर्क जो था वो बनाना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में एक रास्ता बन गया और पिकटेप बन गई, और ये एरिया जो था ये सारा फिर एक बार लिबरेट हुआ। ये पहला धक्का था बहुत बड़ा जो पाकिस्तान को इस एरिया में मिला है, और पूंछ से लेकर नौशहरा तक 250
किलोमीटर का एरिया जो रकबा जो था, 250 किलोमीटर लंबी जो पट्टी थी, वो सारी लिबरेट करा ली गई थी। करीब 1.25 साल तक दुश्मन की गोलियों के बीच जीना, ना खाने पीने का सामान, ना कोई बुनियादी सुविधाएं, हर पल हर वक्त खौफ। पर भारतीय सेना ने नाउम्मीद हो चुके पूंछ के लोगों को नई जिंदगी दी थी। ये जो जम्मू पूंछ बेबर गली के रास्ते पूंछ की तरफ ये सड़क बनी, तो उससे ये हुआ कि एक राब्ता कायम हो गया और लोगों को एक एतमाद जो था, लोगों का एक भरोसा जो था कि हमारा लिंक जो है वो मुल्क के साथ हो गया है। वो लिंक जो प्रैक्टिकली जो उनका हुआ वो उस सड़क के किया, जो जिस सड़क के रास्ते से फौज आई और जिस सड़क ने हमें एक रास्ता दे दिया वहां के पूंछ के लोगों को कि वो बाहर निकलकर हिंदुस्तान के साथ जिनका मिलाप हुआ। आखिरकार हमारी फौज पुंछ पहुंच गई है। हजारों लोग अब आजादी की सांस ले सकते हैं। पर जनरल बूचर बहुत नाराज हैं। उन्हें पूरी प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। ये जरूरी था। जितनी गोपनीयता से ऑपरेशन ईजी को पूरा किया गया है, यही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। जनरल बूचर इसलिए तिलमिला रहे हैं कि उनकी सलाह लिए बिना हमारे जर्नैलों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। जो भी हो, पुंछ अब देश से जुड़ चुका है। मैं बहुत खुश हूं। इस दौरान अगस्त 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा। सीज फायर के नेगोशिएशंस शुरू हो चुके थे जो भारत को मंजूर थे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिस पर खुद यूनाइटेड नेशंस को एतराज था। एक तरफ समझौते की कोशिश चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान चोरी छुपे हमले भी कर रहा था। ऐसे में हिंदुस्तान के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। कश्मीर के उत्तर में पाकिस्तान के ऐसे ही पैतरों के जवाब के लिए भारतीय सेना आगे बढ़ी थी। स्कर्दू तो दुश्मन ने छीन लिया था और करगिल और द्रास को भी हासिल कर चुके थे। इन्हें वापस हासिल करने के लिए और लेह को बचाने के लिए जोजिला पास पर कब्जा जरूरी था। हम जो है लैंड लिंक कर पाए, और लैंड लिंक का केवल एक ही रास्ता था हमारे पास, और वो था आपका जोजिला पास के जरिए। तो जोजिला 11,000 फुट के ऊपर जो जोजिला पास है, उसकी ये खास अहमियत थी कि जब तक जोजिला पास हमारे कब्जे में नहीं आता तब तक जो है हम स्कर्दू को रिलीफ नहीं कर सकते थे, और लेह की तरफ भी हमारे जो ग्राउंड कॉलम्स थे वो प्रस्थान वो कुछ नहीं कर पा सकते थे। इसे ऑपरेशन डक का नाम दिया गया था। बड़े बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। कई मोर्चों पर लड़ाई हुई थी, पर सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में मेजर जनरल थिमाया ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनकर ही असंभव लग रही थी। जोजिला पर टैंक ले जाना होगा। सर, इतनी ऊंचाई तक टैंक ले जाना होगा। दुश्मन चट्टानों के पीछे इस तरह छुपकर बैठे हैं कि उन्हें किसी और रास्ते से बाहर निकालना मुश्किल है। जी हाँ सर, हमारी बहुत कैजुअल्टीज हुई हैं। हाँ, लेकिन बर्मा की लड़ाई में हमने जापानी बंकरों को इसी तरह खाली करवाया था। हाँ, ये बात और है कि इस इलाके की ऊंचाई कहीं ज्यादा है। यस सर, तकरीबन 12,000 फीट ऊंची है और सड़कें तो बिल्कुल है ही नहीं। सर, हमें यहाँ तक टैंकर लाने में महीनों लग जाएंगे। सड़कें बनानी होंगी, टैंक ले जाने होंगे। लेह को अगर बचाना है तो दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। टैंक
और जोजिला जैसी ऊंचाई पर जहां बर्फ है? उन्होंने कहा बिल्कुल। इंजीनियर से कहा कि बालताल से रास्ता बनाओ, और बालताल से जब जो पुल कमजोर थे उनको मजबूत किया गया। बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है कि जोजिला पास जो है 6 महीने तक वो बंद हो जाता है, तो हम वो चांस नहीं ले सकते थे। अगर वो बंद हो जाता तो ले दुश्मन के पास, उस पर दुश्मन कब्जा कर लेगा। इसलिए चाहे बर्फ पड़ रही थी या ठंड थी या परेशानी थी, लेकिन फिर भी ये डिसाइड किया गया कि ये टैंक वहां ले जाए जाएंगे और दुश्मन पर हमला किया जाए। तो 30 नवंबर 1948 को बर्फ पड़ रही थी। उस टाइम सुबह 10 बजे के आसपास सब वेट कर रहे थे कि बर्फ रुके तो हम ऑपरेशन लॉन्च करें। और जब बर्फ नहीं रुकी तो फिर भी सब जनरल थिमैया की तरफ देख रहे थे, वो डिव कमांडर थे। उन्होंने कहा नहीं, वी विल अटैक। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह उर्फ स्पैरो अपने 7 कैवलरी के जवानों के साथ 445 किलोमीटर लंबे सफर पर चल पड़े थे, पर उनके टैंक खुले में नहीं आ सकते थे क्योंकि दुश्मन उन्हें नष्ट करने की तैयारी कर लेता। टैंक को कोई भी देख सकता है, उसकी आवाज जो है इतनी दूर तक जाती है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये अखनूर में थी, 7 कैवलरी जिसके टैंक ले जाए गए वहां पे, उनको वहां पे एक ब्रावो स्क्वाड्रन जो उनका था उसको वहां डिसमेंटल किया गया, टैंक्स उसका टर्रेट उतार दिया, उसकी गन उतार दी और उनको गाड़ियों में 3 टन के अंदर डाल के और तरपाल से ढक के फिर उनको वहां पे लाए नीचे सोनमर्ग में। वहां उनको असेंबल किया गया सोनमर्ग में और फिर इनको जोजिला की तरफ ले जाया गया। इतनी ऊंचाई पर भारी भरकम टैंकों को ले जाना, और वो भी छुपाकर, आसान नहीं था। टैंकों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। तोप लगे ऊपरी हिस्से या टैरेट को अलग करके वाहनों में लादा गया। बख्तरबंद गाड़ियों को दिन के वक्त झाड़ियों में छिपा दिया जाता और रात के अंधेरे में इन्हें आगे बढ़ाया जाता। रास्ते में कई ऐसे पुल थे जो बेहद कमजोर थे और उन जगहों पर बख्तरबंद को ट्रक पर लदी क्रेन से उठाकर पार कराया जाता। 15 अक्टूबर तक स्क्वाड्रन बाल्टल पहुंच चुकी थी और 20 अक्टूबर को जोजिला पर वार का दिन मुकर्रर किया गया। इधर दिन रात एक करके इंजीनियरों ने बाल्टल से जोजिला के बीच 8 किलोमीटर लंबी सड़क 3 हफ्ते के भीतर तैयार कर दी थी। चट्टानों को काट काट कर ऐसी सड़क तैयार की गई थी जो टैंकों की चौड़ाई की थी और उनका भार भी सहने में सक्षम थी। और वहां जोजिला पास की तरफ भी जाके कोई रास्ता नहीं था और टैंक को ऐसे रास्ते में पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत मुश्किल करके, बहुत कुछ कठिनाई करके रास्ता बना के वो टैंक आस्ते आस्ते जोजिला पास की तरफ पहुंच गया। 20 अक्टूबर को हमला होना था, लेकिन मौसम बहुत खराब हो गया। जबरदस्त बर्फबारी होने लगी और प्लान को मुलतवी करना पड़ा। यह बर्फबारी कई दिनों तक चलती रही। आखिरकार 1 नवंबर को जनरल थिमैया ने कहा, अब और इंतजार नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो, हम आक्रमण करेंगे। 1 नवंबर 1948 जोजिला पास। इतनी ऊंचाई पर टैंकों को आता देख दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। भारी बर्फबारी हो रही थी और सफेद बर्फ को चीरकर आगे बढ़ते हुए टैंकों में दुश्मन को साक्षात यमराज नजर आ रहा था। पहली बारी पाकिस्तानी जवानों ने टैंक वहां पर देखे तो वो भौचक्के रह गए। उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दी साहब कि भारतवर्ष के टैंक जो है वो जोजिला पास पे चढ़ रहे हैं। तो वहां से जवाब आया, क्या तुमने पी रखी है? क्या तुमने दारू पी रखी है? क्या इतनी ऊंचाई पे टैंक आ सकते हैं? असंभव। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? दारू पी के बैठे हो वहां पे, शराब पी के बैठे, नशे में धुत बैठे हुए हो आप लोग। तो इतने मतलब वो हैरान हुए। बमबारी से पहले ही उनके मोर्चे जो टूट टाट
काफी चरमरा गए थे और जैसे ही हमारे टैंक गड़गड़ाते हुए वहां पहुंचे, वो पाकिस्तान की फौज वहां से भाग ली। तोपें लगाई गई और उन्होंने धुआंधार गोलियों की बौछार से पाकिस्तानियों को अचंभित कर दिया। तो उन्होंने वायरलेस पर अपने पीछे के अधिकारियों को खबर दी, क्या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये तो भयंकर गोलाबारी हो रही है टैंक से। तो उनके अफसरों ने कहा, मियां तुमने दिन में शराब तो नहीं पी रखी है, टैंक और जोजिला में ये असंभव है। लेकिन बात ठीक थी और इसी से हमारी विजय हुई। जनाब, हिंदुस्तानी टैंक में आए। तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? अरे इतनी ऊंचाई पर टैंक कैसे आ सकते हैं? जनाब यकीन मानिए, वो टैंक ही है। वो आगे बढ़ रहे हैं गुमरी बेसिन की तरफ। अब तो पहुंचने वाले भी होंगे जनाब। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ तक टैंक आएंगे कैसे? और अगर आएंगे भी तो हमें इसका इल्म नहीं होगा क्या? जनाब बेइंतहा बर्फबारी हो रही है, वो लोग दिखाई नहीं दिए थे और हमारे लोग इतना दहशत में हैं कि टैंक देखकर भाग रहे हैं। जनरल थिमाया खुद सबसे आगे की टैंक में सवार थे। आखिरी वक्त पर उन्होंने आगे के प्लान में बदलाव कर दिया था ताकि दुश्मन को भनक भी हो तो चकमा दे सके। बर्फ के तूफान के बीच दुश्मन हिंदुस्तानी फौज को बढ़ता हुआ देख ही नहीं पा रहा था और हिंदुस्तानी फौज बगैर मुकाबले के दोपहर 2 बजे तक गुमरी बेसिन में दाखिल हो गई। दुश्मन के जो सैनिक देख भी पा रहे थे वो टैंकों के आगे करते भी तो क्या, मशीन गन की गोलियां बख्तरबंद से टकरा कर बाहर ही गिर रही थी। लेकिन ये एक दिन का मुकाबला नहीं था। इलाका बहुत बड़ा था और दुश्मन भी दूर दूर तक फैला हुआ था। मगर भारत की रणनीति इतनी अभेद और अचूक थी कि दुश्मन को शिकस्त देना तो एक तरफ, उनके तोप और गोला बारूद तक हमारे वीरों के कब्जे में आ गए। हमारे टैंक जो है इस तरह उन्होंने असॉल्ट लीड करी जोजिला पास के ऊपर और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं सरपास हुआ। एक कीर्तिमान है कि टैंकों का पहाड़ों की इस ऊंचाई पर इतना बखूबी इस्तेमाल दुनिया में एक मिसाल है और उसके लिए जनरल टिमी थिमाया साहब को मिलिट्री हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है और रहेगा। अगर ये जोजिला पास उस वक्त 1 नवंबर तक हमने नवंबर के पहले हफ्ते में अगर हम कैप्चर नहीं करते तो ये पूरा लद्दाख, जो लेह, कारगिल और पूरा लद्दाख जो चाइना बॉर्डर तक वो पाकिस्तान कैप्चर कर लेता। इसीलिए ये जो लड़ाई था, इतना मुश्किल हालात में इतना कठिन काम करके इसको कैप्चर किया गया, इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रहता है इसके। हिंदुस्तानी फौज ने सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं दी थी, उसने तो मुश्किल हालात को भी मात दी थी। जहां तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे था, सैनिकों के पास गलाती ठंड से बचने के साधन भी नहीं थे। उस पर कड़ी चढ़ाई के पतले रास्ते और खतरनाक फिसलन। लेकिन सैनिक इतनी कुशलता से आगे बढ़े कि एक भी टैंक कहीं बर्फ में नहीं फंसा। जोजिला 11,575 फुट की ऊंचाई पर है। दुनिया के इतिहास में इससे पहले इतनी ऊंचाई पर टैंक्स का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। दुनिया हैरान हुई और पाकिस्तान परेशान। लेकिन भारत को मालूम था कि जश्न मनाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्त है आगे बढ़ते रहने का। Excellent news.
ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरी तरफ से सभी को बधाई दीजिए। जोजिला की कामयाबी को आप सबने मिलकर मुमकिन किया है। पर ध्यान रहे, रफ्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी रफ्तार से कारगिल की तरफ बढ़ते जाइए। दुश्मन को सांस लेने का मौका भी मत दीजिएगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहने का सबसे ज्यादा हौसला कामयाबी ही देती है, और भारतीय फौज के लिए जोजिला से बड़ी कामयाबी क्या हो सकती थी। कहना गलत नहीं होगा कि जितनी बड़ी जीत जोजिला हिंदुस्तान के लिए थी, उससे बड़ी हार वो पाकिस्तान के लिए थी। उसका मनोबल टूट गया था और भारतीय फौज एक दिन भी रुके बगैर द्रास के लिए कूच कर गई। चट्टानी गुफाओं में दुबके दुश्मनों को टैंक्स की ताकत से उड़ाते हुए हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ रही थी। उस साल 16 नवंबर को गुरु नानक जयंती थी और वन पटियाला के जवानों ने कसम खाई थी कि ये त्योहार वो द्रास में ही मनाएंगे। जवानों ने खुद से किया ये वादा निभाया भी। द्रास में वो एक दिन पहले ही दाखिल हो चुके थे। जनरल थिमाया जब वहां पहुंचे तो दरिंदगी के पंजों से बचे स्थानीय लोगों ने उनकी खूब आओ भगत की। 2 दिन के आराम के बाद सेना की टुकड़ियां एक एक कर करगिल के लिए रवाना हो गईं। फाइव गुरखा भागे थे। करगिल के रास्ते में दुश्मन के क्षेत्र को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 22 नवंबर को पूरी रात चलकर अगली सुबह तड़के वो करगिल पहुंचे और दोपहर तक लेह से निकली एक टुकड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। पूरा इलाका दुश्मन से साफ हो गया था और लद्दाख बच गया था। हमारी फौजें बढ़ी किसकी तरफ? द्रास, कारगिल, और वो जीत लिया पुनः पाकिस्तान से। उसकी जो बढ़ती हुई फौजें थी उनको हमने उनका मुंह मोड़ दिया और लेह की रक्षा हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो पाकिस्तान का मंसूबा था कि वो इस तरफ से कश्मीर की घाटी पर आक्रमण करे, वो हमने निरस्त कर दिया। इस दौरान मोर्चे पर यूएन कमीशन की मौजूदगी भारतीय सेना को मुश्किल हालात में डाल रही थी। युद्ध विराम पर उनके स्टैंड को लेकर और पाकिस्तान के दोहरे मापदंड के बीच भारत सिर्फ रक्षात्मक कार्रवाई करने पर मजबूर हो रहा था। जनरल करियप्पा की सोच इससे मेल नहीं खाती थी। सीज फायर को मान लेना जो था वो हमारे बिल्कुल एक गलत स्टेप था, जो कि नेशनल लेवल के लीडर्स ने लिया। मेरे ख्याल से वो जो था स्टेप नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से हमको लड़ाई तब तक लड़ते रहना चाहिए था जब तक कि हम हर एक पाकिस्तानी को वहां से बाहर नहीं निकालते। और यही उस वक्त कमांडर्स की एडवाइस थी, जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज के ऊपर जाकर उन्होंने नहीं माना। जनरल करियप्पा की सोच ज़मीनी हकीकत से जुड़ी थी और दिल्ली में सरकार की सोच आदर्शवादी थी। क्योंकि नेहरू संयुक्त राष्ट्र की शरण में जा ही चुके थे। सैन्य मोर्चे पर मजबूत होते हालात का भी कोई साफ फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा था। अब बहुत जल्द युद्ध विराम हो जाएगा। लड़ाई बहुत लंबी चली। पर हम तो ज्यादातर इलाके जीत चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बढ़त हमने हासिल की है वो हम गवा दें। युद्ध खत्म हुआ तो सबके लिए बेहतर होगा। हमारी फौज तो अटैक नहीं कर रही है। पाकिस्तान जो कार्रवाई करता है हम उसका जवाब देते हैं। क्या पता वो युद्ध विराम का सम्मान करेंगे भी या नहीं। यूएन ने विश्वास दिलाया है कि वो पूरा दबाव बनाएंगे पाकिस्तान पर। सियासी वादों की तरह कूटनीतिक इरादे भी सिर्फ अपने भले पर आधारित होते हैं। जब युद्ध विराम की चर्चा चरम पर थी, तब दिसंबर के बीचों बीच पाकिस्तान ने नौशेरा और आसपास के इलाकों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी।
14 दिसंबर 1948 नौशेरा। मोर्चे पर तैनात हर पाकिस्तानी बंदूक की नली मानो भारत की ओर मोड़ दी गई थी। 9 घंटे में 5000 गोले भारतीय सीमा पर आकर गिरे। युद्ध विराम के दबाव में भारत कुछ देर तक तो खामोश रहा, पर जब गरजा तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। फिर पाकिस्तानी टैंक लेकर आए और 17 दिसंबर तक बमबारी करते रहे, पर हिंदुस्तानी फौज ने भी डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। पाकिस्तान की ऐसी ही दोहरी नीतियां थीं जो उसकी मंशा पर संदेह खड़ा कर रही। वो अब पाकिस्तान के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई हुई थी और इसलिए चाहे वो वहां पे बातचीत होती रहे सीज फायर के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने लड़ाई करना बंद नहीं किया इसी वजह से। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि युद्ध विराम के ऐलान तक वो जितना इलाका कब्जा कर सकता है कर ले, और इसलिए जैसे जैसे सीज फायर के संकेत मजबूत हो रहे थे वो अपने हाथ पैर और जोर से मार रहा था। मुझे बताइए, डिफेंसिव होकर हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? आई एग्री, यूएन का पूरा प्रेशर हम पर है। पाकिस्तान लगातार हम पर हमला कर रहा है। नौशहरा में तो उसने हद ही कर दी। हमारी फौज पीरकाठी और लेडी गली से बर्फ की वजह से निकल गई और पाकिस्तान ने वहां कब्जा कर लिया। बहुत ही स्ट्रेटेजिक नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में। पता नहीं ब्रिगेडियर ब्रुक्स ने वहां से फौज हटाई ही क्यों? वो जानते थे कि सीज फायर किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान हर सेक्टर में एग्रेसिव है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है। भारत युद्ध जीतने की स्थिति में था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव ने पाकिस्तान की इज्जत बचा दी। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई तेज थी और उधर जिन्ना अब भी यूएन को बरगलाने में लगे रहे। संयुक्त राष्ट्र का रुख धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर मुड़ता नजर आने लगा और इसकी एक बड़ी वजह भी थी। ये वजह थी इंग्लैंड। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा था और दुनिया के नए ढांचे में ब्रिटेन विश्व शक्ति का अपना तमगा फिसलता हुआ देख रहा था। ऊपर से उसी दौरान फिलिस्तीन का भी बंटवारा हुआ था और अरब देशों में पश्चिम के लिए नफरत पनप रही थी। इंग्लैंड को डर था कि भारत पाक युद्ध में अगर वो भारत का समर्थन करता है तो मुसलमान देश उनसे और नाराज हो जाएंगे। अरब देशों में उनकी आर्थिक रुचि देखते हुए ये नुकसानदायक हो सकता था। स्ट्रेटेजिक तौर पे ब्रिटेन के दिमाग में यही था कि मुस्लिम देशों के लिए पाकिस्तान एक अच्छा इंटरमीडियरी है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के एयर बेसेस वो काफी देर तक यूज कर सकता है। ब्रिटेन का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान जो जब बना उसके पश्चिम में यानी कि खाड़ी के देशों में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार था और जितने भी पश्चिमी देश थे उनकी सबसे बड़ी कमी जो महसूस कर रहे थे वो तेल और ऊर्जा का था। तो उनका ये एक अपेक्षा था कि अगर वो पाकिस्तान को समर्थन करें तो जितने भी ये तेल उत्पादन क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पश्चिमी जगत को मदद देगा।
इसलिए जिस बीच मोर्चे पर घमासान जारी था, तभी हिंदुस्तान की नजरों से छिपकर लंदन में एक खुफिया समझौता हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ इंग्लैंड के उच्च अधिकारियों से मिलने पहुंचे। सितंबर 1948, लंदन। I'm very happy you decided to cooperate. This will be a long-lasting relationship. I'm sure, but before we embark on this long-standing relationship, we need your help in this current war. I understand. We can have a look at that. We have been facing reserves of late, and India has brought reinforcements, and we have suffered strategic losses. We understand completely, and if you do decide on this defense treaty, you can expect some heavy cooperation from our side. That is what we want. Look, our officers have the inside information. We might not give you all the war plans, but you'll have some hints, tips, and you'll have all our insurances. Great. इसके अलावा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध विराम जब भी होगा, पाकिस्तान के पक्ष में ही होगा। हिंदुस्तान सामरिक महत्व के कुछ और इलाकों पर काबिज हो और घुसपैठियों को खदेड़े, उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा। भारत को भी इंग्लैंड और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के बदलते रवैये से साजिश की बू आ रही थी। अंग्रेजों की पहले से बहुत उनकी रणनीति और कूटनीति की आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने वो जो समस्या जो हम लेके गए थे, जो कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, उसकी समस्या, उसको उन्होंने ऐसे घुमा दिया कि कश्मीर और उसका विलीनीकरण और वो भारत में जाना चाहिए या पाकिस्तान में, उधर के लोगों की राय क्या है, जो कि मुद्दा था ही नहीं यूएन के सामने। हद हो रही है। सारी रियायतें हमसे क्यों मांगी जा रही हैं? पाकिस्तान तो जैसे कुछ भी नहीं खो रहा, और उसका रवैया तो ऐसे है जैसे सारी गलती हमारी ही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। माउंटबेटन ने मुझसे कहा था कि यूएन पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा। सब एक साथ है। मुझे तो लगता है भीतर ही भीतर ये सबकी आपस में साठ गांठ है। जनरल क्रियप्पा से मेरी बात हुई थी, वो सीज फायर करने के मूड में ही नहीं है, और हमारी फौज तो जैसे दो लड़ाइयां एक साथ लड़ रही है। पहली पाकिस्तान से और दूसरे अपने हेडक्वार्टर के अंग्रेज जनरल से। जब हमारी फौज पे प्रेशर था तब कोई सीज फायर नहीं हुआ। जब हमारी फौजें इनिशिएटिव जीत गई, जब उन्होंने शेलाटेन पास में जाकर श्रीनगर की लड़ाई जीत ली, वैली से खदेड़ दिया, पुंछ को हमने सीज ऑफ पुंछ को लिफ्ट कर दिया, सीज ऑफ ले कारगिल को कैप्चर किया, सीज ऑफ कारगिल जो लेह की सीज थी घेराबंदी, उसको भी लिफ्ट कर दिया, उसको भी रिलीफ किया, और हमारी फौजें अब आगे बढ़ने लगी। तो उस वक्त माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी के ऊपर दबाव डाला, और इसके पीछे थे ये दोनों सेनाध्यक्ष, तो अंग्रेज सेनाध्यक्षों के एडवाइस के नीचे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एक अंग्रेज कमांडर पाकिस्तान की सेना का भी कमांडर था। अगर हमारी फौजें मुजफ्फराबाद को वापस ले लेती तो हम जो है बिल्कुल इस्लामाबाद, उनकी राजधानी के ठीक ऊपर के पहाड़ों। एक तरफ था नेहरू का भरोसा, दूसरी तरफ अंग्रेजों का विश्वासघात, और बीच में हिंदुस्तानी सेना जो दुश्मन पर करारा आघात तो करती, लेकिन सरकारों के पसोपेश में उलझी थी। इस बीच भारत और पाकिस्तान के अंग्रेजी जनरलों ने युद्ध विराम का खाका तैयार कर लिया था। ब्रिटेन के खास दोस्त अमेरिका, फ्रांस और कनाडा यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पाकिस्तान के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। इंग्लैंड लगातार इस कोशिश में था कि बिना शर्त युद्ध विराम हो और जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान को सेना रखने की इजाजत हो।
शुक्र है कि आखिरी वक्त पर अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उसकी आपत्ति थी कि समझौता पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में लग रहा है। अमेरिका उस समय पे पाकिस्तान पूरी तरह से पश्चिमी गुट में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि लियाकत अली ने 1948 या 39 में अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर आप हमें मदद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रूस जा रहे हैं। तो उस समय शीत युद्ध शुरू की दौर में था और पाकिस्तान ने अपना मन अभी तक बना नहीं लिया था कि वो रूस की तरफ जाएगा या अमेरिका की तरफ। तो इसलिए अमेरिका उस समय तक पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आया था। दूसरा, उनको उस समय भी कुछ हद तक उनके मन में था कि शायद भारत, क्योंकि ज्यादा बड़ा देश था, सामरिक दृष्टि से ज्यादा महत्व का देश था, शायद भारत ही पश्चिमी देशों के साथ में जाए। तो इसलिए अमेरिका ने शुरू में स्पष्ट भूमिका लेने से इनकार कर दिया था और इसलिए अंग्रेजों का जो, ब्रिटेन का जो रवैया था उसके अमेरिका खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ने 13 अगस्त 1948 को युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया था। इस पर लंबी चर्चा और संशोधनों के बाद 9 नवंबर को इसे मंजूर किया गया था। भारत और पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल रॉय बुचर और जनरल सर ग्रेसी ने एक दूसरे को इस बाबत टेलीग्राम भेजे और 31 दिसंबर सन 48 की मध्यरात्रि से युद्ध विराम अमल में आ गया। इस समझौते के मुताबिक एक सीज फायर लाइन यानी CFL तय की गई, जिसका सम्मान दोनों देशों की फौज को करना था। सीज फायर के दौरान शांति बहाली की जिम्मेदारी दोनों देशों को दी गई। इस युद्ध विराम को 3 फेज में बांटा गया। पहले दौर में पाकिस्तान की फौज को अपने कब्जे के इलाकों से वापस लौटना था और कबायलियों को निकलवाने का जिम्मा भी उन्हीं को दिया गया। इस मसौदे में कहा गया कि जब पाकिस्तानी फौज कश्मीर की जमीन से हट जाएगी तो युद्ध विराम के अगले दौर को अमल में लाया जाएगा, यानी भारतीय फौज खाली किए गए इलाकों में सैनिक भेजेगी। पर पाकिस्तान के लौटने के बाद वो कश्मीर में उतने ही सैनिक रखेगी जो वहां कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए जरूरी हो। तीसरे दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से राज्य का भविष्य तय किया जाएगा, यानी जनमत होगा। इस दौरान UNCIP के मिलिट्री पर्यवेक्षक सीज फायर के सम्मान का निरीक्षण करेंगे। भारत के कहने पे युद्ध विराम की जो शर्तें थी वो 3 थी कि सबसे पहले जैसे ही युद्ध विराम होता है उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान के कबायली हैं वो विड्रॉ हो जाए पूरी जम्मू एंड कश्मीर से। सिर्फ वही नहीं हिस्सा जहां पे भारतीय आर्मी पहुंच चुकी थी, बट पूरे जम्मू और कश्मीर से। दूसरा ये है कि भारत की आर्मी रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर में सफिशिएंट क्वांटिटी में ताकि वो दोबारा से ये लोग वापस ना आ सके। और तीसरा ये था कि अगर प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट ही नहीं सिर्फ एक जरिया था, पर अगर प्लेबिसाइट होगा तो भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू और कश्मीर में वो सुपरवाइज करेगी, साथ में UN कमिश्नर भी होगा। नया नया देश था और हम चाणक्य नीति भूल गए। हमने UN के ऊपर विश्वास किया और हमने अपने तरफ से प्लेबिसाइट या सार्वमत लेने का आश्वासन UN को दे दिया, यह सोच के कि उस समय 47 में कबालियों के अत्याचार की वजह से कश्मीरी जनता पूरी तरह से हमारे तरफ।
लेकिन ये हमने नहीं सोचा कि बाद में पाकिस्तान मजहब का इस्तेमाल करके इस स्थिति को बदल सकता है। इसके बाद 1949 जून में कराची में 10 दिन की कॉन्फ्रेंस के जरिए 640 किलोमीटर की सीज फायर लाइन तय की गई। ये पंजाब के मनावर से टीठवाल के उत्तर में केरन तक बढ़ता था और पूर्व की ओर चलुंका तक जाता था। 14 महीने के इस युद्ध में भारत की तकरीबन 6000 कैजुअल्टीज हुई। पाकिस्तानी कैजुअल्टीज 20,000, जिसमें 6,000 मारे गए। माउंटबेटन साहब ने जो है नेहरू जी पे दबाव डाला कि वो किसी तरह सीज फायर कर ले और ये लड़ाई यूएनओ में ले ली जाए, जो बहुत भारी सामरिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसकी आज तक हम कीमत चुका रहे हैं। आज तक साहब जीती लड़ाई हमने हार दी, ये केस यूएन में ले जाकर। 1948 का युद्ध विराम मैं तो ये कहूंगा कि एक भारत की गलती से हुआ, क्योंकि भारत उस टाइम हावी था, और अगर कुछ दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान के जो भगोड़े थे, पाकिस्तान के कबायली थे और पाकिस्तान आर्मी रेगुलर जो थे, वो सब खदेड़ दिए जाते और पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया का होता। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद अगर समझौते को सियासी तौर पर सही तरीके से संभाला जाता तो कश्मीर के हालात आज नहीं होते। पाकिस्तान की धोखाधड़ी जारी रही। युद्ध विराम का उल्लंघन उसने न सिर्फ शर्तों को न मानकर किया, बल्कि सीमा पर भी हर दिन कुछ न कुछ हरकतें करता रहा। पाकिस्तान को तो खैर उसकी हमाकत की सजा हिंदुस्तान ने दे दी,